नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अजीब है और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आइए दोस्तों, जिनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अंजलि है। शादी के प्रथम रात ही मैंने अपने पति अजय को अपने करीब आने नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम सोहन था। सोहन एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, स्मार्ट और हैंडसम लड़का था जो शहर में रहता था। वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी था, क्योंकि वह हमेशा कीमती मोबाइल ही इस्तेमाल करता था और वह जब कभी भी रेस्टोरेंट में जाता था तो अच्छा खासा खर्च भी करता था। कॉलेज आते जाते समय बस स्टॉप पर मुझसे उसकी मुलाकात हुई थी। तभी उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। मोबाइल पर ही बात करते करते हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने मेरी इच्छा के विरुद्ध गांव में एक देहाती लड़का अजय से मेरी शादी करवा दी। मैं अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस था कि मैं सोहन के साथ भाग क्यों नहीं गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया था। उसने मुझसे कहा था, मैंने बहुत दुनिया देखी है। आजकल के चलते फिरते प्यार करने वाले लड़के जो मिलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। मैं अजय के परिवार को बरसों से जानती हूँ। वे लोग खानदानी हैं। वे भले ही गांव में रहते हैं, पर उनके पास जगह जमीन की कोई कमी नहीं है। उनकी जमीन से जो पैदावार होती है उसके सामने तो नौकरी भी फेल है। अजय भले पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वह दिल का बहुत अच्छा लड़का है। वह तुम्हें रानी बना कर रखेगा। मुझे पता है वह तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। तुम घर की बड़ी बहू यानी बड़ी मालकिन बनोगी। मेरी माँ की बात मुझे काटने दौड़ती थी, क्योंकि मेरे सर पर सोहन के प्यार का भूत सवार था। क्योंकि सोहन मुझे बहुत प्यार करता था। मैं भी सोहन के साथ जीवन बिताने के बड़े बड़े सपने देख चुकी थी। सुहाग रात को जब मेरा पति अजय मेरे रूम में आया तो मैं उदास होकर खाट पर बैठी थी। अजय को देखकर ही लग रहा था कि वह एक देहाती लड़का है जिसे आधुनिक फैशन का कोई ज्ञान ही नहीं है। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे निहारने लगा। उसका निहारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मुझसे कहा, अंजलि, आज मैं तुम्हारे जैसी बीवी को पाकर अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी, समझदार एवं सुंदर एवं सुशील बीवी मिली है। मैंने उसकी ओर गुस्सा भरी नजरों से देखा और बोली, और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक अशिक्षित और देहाती पति मिला है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली रात को ही उसे अपनी बीवी के मुख से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ अंजलि, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कहा, तुम अपने आप को आईना में देखे हो? क्या तुम मेरे पति के योग्य हो? मैं एक ग्रेजुएट लड़की हूँ और तुम एक अनपढ़ देहाती लड़का। मेरी बातों को सुनकर वह चुप हो गया। मैं रोने लगी और रोते रोते बोली, देखो अजय, मैं तुम्हें अंधेरा में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती करके तुमसे शादी करवा दी। उसका नाम सोहन है, जो पढ़ा लिखा और बहुत संपन्न है, और वह शहर में रहता है।
यह सुनकर तो अजय और भी उदास हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आकाश से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। वह रोने लगा, मगर अपनी आंसुओं को छिपाने के लिए वह वॉशरूम की ओर भागा। बहुत देर बाद वह वॉशरूम से निकला। रोते रोते उसका आंख मुंह लाल हो चुका था। लगता है बहुत देर तक वह वॉशरूम में रो रहा था। मैं भी कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब मैं वॉशरूम से लौटी तो देखा कि अजय नीचे एक चादर और तकिया लेकर सो चुका था। मैं भी खाट पर सो गई। दिन ऐसे ही कटता गया। बहुत दिनों तक हम दोनों में बातचीत नहीं हुई। वह जब कभी भी बाहर निकलता था तो मेरे लिए फल, मिठाई इत्यादि जरूर लाता था, मगर मैं हमेशा उससे मुंह फेर लेती थी। उसका यह प्रेम प्रदर्शन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो हमेशा सोहन के बारे में ही सोचते रहती थी। जब अजय बाहर चला जाता था तो मैं रूम बंद करके सोहन से खूब बातें किया करती थी। सोहन भी मुझसे बोलता था कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दरवाज़ा अभी भी तेरे लिए खुला हुआ। तुम अपने पति को डिवोर्स देकर मेरे पर चले आओ। मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। कभी कभी तो मैं अजय के सामने ही सोहन से बात करने लगती थी। एक दिन मैं अजय की उपस्थिति में ही सोहन से बात कर रही थी। तभी टावर बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैं फ़ोन लेकर छत पर चली गई। छत पर कोई नहीं था, इसलिए मैं दिल खोलकर सोहन से बातें करने लगी। मेरे फ़ोन करने से सोहन भी बहुत खुश था। कुछ देर बाद किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने घूमकर देखा तो मेरे पीछे मेरा देवर खड़ा था। वह चिल्लाकर बोलने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पति का रहते हुए तुम दूसरे किसी मर्द से प्रेम करती हो? वह छत से नीचे उतरकर आंगन में खड़ा होकर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाहट सुनकर घर के सभी लोग बाहर निकल आए। आवाज़ सुनकर अजय भी बाहर निकल आया। अजय ने अपने भाई से पूछा, क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तब मेरा देवर सबको सब कुछ बताने लगा। मैं सोचने लगी, चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे चेहरे से सबके सामने मेरा मुखौटा उतर गया। अब तो ये लोग मुझे अपने घर से ज़रूर भगा देंगे। फिर मैं माँ के पास चली जाऊँगी। फिर मेरी माँ बाध्य हो जाएगी सोहन से मेरी शादी करवाने के लिए। मगर यह क्या, अजय ने तो मेरी पूरी परिकल्पना पर ही पानी डाल दिया। वह चिल्लाकर भाई को बोलने लगा, खबरदार किसी ने मेरी पत्नी के चरित्र पर अंगुली उठाई तो। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मेरी अनुमति लेकर ही वह अपने दोस्त से बात कर रही थी। आज के बाद अगर किसी ने मेरी पत्नी पर अंगुली उठाकर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय सबको चुप करा दिया और मुझे बचा लिया, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं रूम में जाकर उससे झगड़ा करने लगी। मैं उससे बोलने लगी, क्या ज़रूरत थी मुझे सबसे बचाने की? जो हो रहा था अच्छा ही हो रहा था। अगर वे लोग मुझे घर से निकाल देते तो मैं भी आराम से अपनी माँ के पास चली जाती और मेरी मम्मी बाध्य हो जाती सोहन से मेरी शादी करवाने के लिए। मगर तुमने तो वह भी नहीं होने दिया। अजय मेरी सब बात को चुपचाप सुन रहा था। फिर वह बोलने लगा, तुम भले ही मुझसे प्यार मत करो, मगर तुम्हारे चरित्र पर कोई अंगुली उठाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा एवं तुम्हारे परिवार का सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे हर दोष को मैं अपने सर ले लूँगा, मगर तुम्हें बदनाम नहीं होने दूँगा। फिर वह बोलने लगा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा। यदि वह लड़का अभी भी तुमसे शादी करना चाहेगा तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा और सारा दोष अपने सर पर ले लूँगा और बाद में डिवोर्स पेपर भी भिजवा दूँगा। आज पहली बार मुझे अजय की बात सुनकर बहुत खुशी हो रही थी।
मैं सोचने लगी, अशिक्षित होने के बावजूद भी वह किसी की भावना का सम्मान करना अच्छी तरह जानता है। आज प्रथम बार मुझे उसके अंदर कोई गुण नजर आ रहा था। मैं सोहन को फोन करके सब बात बता दी। सोहन बहुत खुश हुआ और बोलने लगा, तुम जितना जल्द हो सके चले आओ। हम लोग पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर बाद में तुम्हारे माता पिता को जनाएंगे, तब बाध्य होकर वे लोग हमारे विवाह को स्वीकार कर लेंगे। कुछ दिन बाद मैं अजय के साथ सोहन के घर गई। सोहन मुझे जो पता दिया था उसी पते पर मैं अजय को ले गई। वहाँ पहुँचकर मैं अजय से बोली, अब तुम यहाँ से चले जाओ और जितना जल्द हो सके डिवोर्स पेपर भिजवा देना, मैं सही कर दूंगी। फिर मैं बोली, हो सकता है कि तुम्हारी मुझसे और मुलाकात ना हो। अजय बोला, हाँ, मैं चेष्टा करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूँ। और यह बोलकर वह वहाँ से निकल गया। मैंने दरवाजे को खटखटाया। सोहन आकर दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही सोहन बहुत खुश हो गया। मैं उसके साथ घर के अंदर गई, पर आंगन में आकर देखा तो पूरा घर फाका था। उसके परिवार का कोई सदस्य वहाँ नजर नहीं आ रहा था। मगर सोहन तो मुझसे कहा था कि वह अपने पूरे परिवार को इस बात की जानकारी दे रखी है, तो उसका परिवार आखिर है कहाँ? मैंने सोहन से पूछा, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं? सोहन बोला, अंदर चलो, सब बताता हूँ। मैं सोहन के साथ एक रूम में गई। वहाँ सोफा पर दो लड़के बैठे थे। उसमें से एक ने मुझे देखकर मुस्कुराया और सोहन से बोला, गुरु, माल तो एकदम पटाखा है, इसके लिए तो मैं तुझे 3 लाख भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही मैं चौंक उठी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि सोहन मुझे किसी के हाथों बेच रहा है। मैंने तुरंत अपनी उपस्थित बुद्धि का इस्तेमाल किया और मैंने सोहन को जोर से धक्का मारा और बाहर की तरफ दौड़कर भागी और मेन गेट से बाहर निकल गई। वे तीनों भी मेरे पीछे भागे। अजय तब तक ज़्यादा दूर नहीं गया था। अजय को देखते ही मैं चिल्लाकर उसे पुकारी। अजय घबराकर मुड़कर मुझे देखा। मैं अजय के पीछे जाकर छिप गई और अजय से बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वे तीनों अजय के पास आकर बोलने लगे, यह लड़की मुझे दे दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। इतना सुनते ही अजय गुस्से से लाल हो उठा और उसने किसी फिल्म के हीरो की तरह अपने बेल्ट को खोलकर तीनों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे आज उसका गुस्सा सातों आसमान पर है। आज से पहले मैंने कभी उसका यह रूप नहीं देखा था। वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तभी वहाँ से संयोगवश पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। पुलिस की गाड़ी देखते ही तीनों वहाँ से भागने लगे, मगर पुलिस उन्हें पकड़ ली। पुलिस उन तीनों को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, क्योंकि वे लोग लड़कियों को बेचने का धंधा करते थे। वे लोग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बेच देते थे। मेरा भाग्य अच्छा था जो मैं बच गई। अजय के होठों से खून बह रहा था। मैंने अपनी ओढ़नी से उसका खून पोंछ दिया। आज प्रथम बार उसके आघात को देखकर मुझे कष्ट हो रहा था। अजय चुपचाप मुझे बस स्टैंड तक ले गया। मैं तो लज्जा के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैं माथा नीचे करके चुपचाप चल रही थी। अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। बस स्टैंड पहुंचते ही अजय ने मुझसे पूछा, अभी तुम कहाँ जाना चाहोगी?
क्या अपने माता पिता के पास जाना चाहोगी? मैं माथा नीचे करके बोली, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप मुझे अपने घर ले आया। मैं सोचने लगी, मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक हीरा चुना था। मैं जिद में आकर अपना ही सर्वनाश करने जा रही थी, किंतु भगवान की कृपा से मैं बच गई। जब मैं अजय से पूछती कि आप ठीक है तो वह सिर्फ सर हिला देता था, मुंह से कुछ नहीं बोलता था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी भूल मैंने कैसे कर दी। मैं चाहती थी कि अजय खुद मुझे माफ़ कर दे, मगर वह तो कुछ बात ही नहीं करता था। एक दिन साहस करके मैं खुद अजय के पास गई और बोलने लगी, अजय जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं हीरा और कांच में फ़र्क नहीं समझ पाई थी और हीरा छोड़कर कांच के पीछे भाग रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी बातों को सुनकर अजय मुझे अवश्य अपनी बाहों में भर लेगा और मुझे माफ़ कर देगा, मगर वह तब भी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप मेरी बातों को सुन लेता था मगर कुछ नहीं बोलता था। उसका यह चुपचाप रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मैं बोली, अजय जी आप कुछ तो बोलिए, आप मुझे डांटिए, मारिए, पीटिए, जो इच्छा कीजिए, मगर दया करके बात तो कीजिए। मगर वह फिर भी चुपचाप रहा। अजय रोज चुपचाप नीचे बिछाकर सो जाता था। मैं उससे बोलती थी, अजय आपकी जगह नीचे नहीं है, आपकी जगह तो खाट पर है, आप खाट पर आके मेरे संग सोइए। मगर वह खाट पर कभी नहीं आता था। हम लोगों की शादी 11 महीने हो गए थे। एक दिन सुबह अजय ने मुझे कागज पकड़ा दिया और कहा, इस पर सही कर देना। मैं रोने लगी और बोली, अजय जी दया करके मुझे डिवोर्स मत दीजिए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। अजय बोला, तुम तो खुद पढ़ी लिखी हो, पेपर पढ़कर सही कर देना। इतना कहकर वह घर से निकल गया। रात को जब अजय लौटा तो मैं उसके पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर बोलने लगी, प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दीजिए, मैं किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अजय मुझे पकड़ा और उठाया, फिर बोला, तुम निश्चय ही पेपर पढ़कर नहीं देखी हो, अगर तुम पेपर को पढ़ ली होती तो इस प्रकार नहीं रोती। वह डिवोर्स पेपर नहीं है। यह बोलकर वह खुद डोर से पेपर निकालकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और बोला, इसे पढ़ो। पेपर पढ़कर मैं चौंक गई। वह एक विल था जिसमें लिखा था कि वह अपने हिस्से की पूरी संपत्ति को मेरे नाम कर दिया है। मैं अचंभित होकर अजय से बोली, अजय यह आप क्या कर रहे हैं? अपने हिस्से की पूरी संपत्ति आप मुझे क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। फिर उन्होंने कहा, कल मैं शहर जाऊंगा और कुछ दिन बाद लौटूंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने मुझसे पेपर पर सही करवा ही लिया। दूसरे दिन वह शहर चला गया। मैं 10 दिनों तक उसका इंतजार करते रहे। 10 दिन बाद अजय घर वापस आया था, किंतु उसके आते ही घर पर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि शहर से अजय नहीं बल्कि अजय का डेड बॉडी घर वापस आया था। उसका एक दोस्त उसकी लाश को लेकर घर पर आया था। उसी ने आकर सबको बताया कि 2 महीना पहले ही अजय को पता चला था कि उसे कैंसर हो चुका है और वह अधिक दिन तक नहीं बचेगा। फिर उसने कहा कि पता नहीं शादी के बाद उसे क्या ऐसा हुआ था जो वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था, क्योंकि शादी के बाद उसने सेहत
के प्रति बहुत लापरवाह हो चुका था। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गई। बहुत देर बाद मुझे होश आया। मेरा पूरा जीवन ही उलट पुलट हो गया था। अभी मैं किसके भरोसे जीऊंगी, यही सब मैं सोच रही थी। तभी मेरी सासू माँ ने आकर मुझे एक चिट्ठी दी और बोली कि अजय के दोस्त ने तुम्हें यह चिट्ठी दी है और बोला है कि अजय मरने के पहले अपने हाथों से लिखकर यह चिट्ठी तुम्हारे लिए दी है। मुझे एक झटका सा लगा। मैंने सासू माँ से पूछा, यह चिट्ठी अजय कैसे लिख सकता है? वह तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। सासू माँ ने कहा, कौन कहता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं था? वह तो एक ग्रेजुएट लड़का था। उसने बीए पास की थी। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि वह भी एक पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट लड़का है। जबकि अनपढ़ गंवार बोलकर मैंने उसकी कितनी बार बेइज्जती की थी। उसे तब भी अपना मुंह नहीं खोला था। मैं चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसने मुझे लिखा था, अंजलि, मैंने तुम्हें या तुम्हारे परिवार को आज तक नहीं बताया था कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें शादी के बाद सरप्राइज देना चाहता था। पर तुमने शादी की पहली रात को ही ऐसी बात कह दी कि मैंने हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उस स्थिति में अब मेरे सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तुम्हें तो पता ही होगा कि तेरी माँ और मेरी माँ बचपन की सहेली है। मेरी माँ ने तुझे बचपन में ही मेरे लिए पसंद कर लिया था और मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी अंजलि से ही करवाऊंगी। तभी से मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह बन चुकी थी। मेरी माँ हमेशा तेरी तारीफ किया करती थी। मुझे पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था, इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ चुका था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पढ़ लिख रही हो, तो मैंने भी फिर से पढ़ने का निर्णय लिया, ताकि शादी के बाद तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी ना हो कि मेरा पति एक अनपढ़ गंवार है। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछा करता था कि अंजलि खाना में क्या क्या पसंद करती है। मैं भी वही सब खाने का अभ्यास करता था, ताकि हम लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जब तुमने मुझे शादी की पहली रात को बताया कि तुम मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती हो, तो मैं एकदम टूट चुका था। मैंने जीवन में आज तक कभी भी रोया नहीं था, बल्कि साहस के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला किया था। किंतु उस रात मैंने अपने आप को रोने से रोक नहीं सका था। पुरुष हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, मगर शादी के प्रथम रात को ही अगर उसकी बीवी बोले कि वह उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है, तो शायद ही कोई पुरुष होगा जो इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा। तुम्हारी उस पहली रात की बातों का मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं बिल्कुल टूट चुका था और दिन प्रतिदिन अस्वस्थ रहने लगा था, क्योंकि जीने के प्रति मेरा मोह ही खत्म हो चुका था। क्योंकि मैं गहरे सदमे का शिकार हो चुका था और बाद में पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैंने अपने हिस्से की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया है, ताकि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें कोई समस्या ना हो। तुम चाहो तो फिर से शादी कर सकती हो। तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी तुम्हें सम्मान के साथ ग्रहण कर सकता है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आगे का जीवन तेरा सुखमय हो। चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सासू माँ मेरा रोना देखकर घबरा गई और पूछने लगी कि बहू,
अजय, चिट्ठी में क्या लिखा है जो तुम इतना जोर जोर से रो रही हो? अब मैं अपनी सासू माँ को क्या बताती, क्या उत्तर देती? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी गलती की वजह से आज मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें और कभी देख नहीं पाऊंगी। मेरी वजह से उन्होंने अपना जीवन खोया है। काश मैं अपने पति और उनके प्यार को पहले पहचान पाती। वो एक देवता थे। सच्चा प्यार क्या होता है उनके जाने के बाद ही मुझे समझ में आया। कोई इंसान किसी को इतना भी प्यार कर सकता है, मैं सोच नहीं सकती थी। उनके प्यार के सामने मुझे सारा संसार का प्यार छोटा लगने लगा। इसलिए मैंने किसी भी व्यक्ति से शादी ही नहीं की और उनके नाम पर ही मैंने अपना पूरा जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। आज बरसों बाद फिर मैं अजय की वही चिट्ठी निकाल कर पढ़ रही हूँ। आज मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है और आज भी मैं अजय की विधवा हूँ। आज भी मुझे लगता है कि अजय की मृत्यु कुछ ही घंटे पहले हुई है। मुझे ऐसे समय में अपने पति से प्यार हुआ था जब वे मृत्यु के मुंह में जा चुके थे। आज भी मुझे अफसोस है कि मैंने खुद अपने हाथों से अपना एवं अपने पति की जीवन को बर्बाद कर दिया। सब कुछ खोने के बाद आज मुझे यह शिक्षा मिली है, मगर यह शिक्षा मेरे किस काम की? इसलिए मेरी ओर से उन लड़कियों को विनम्र संदेश है जिन्हें अपनी पढ़ाई पर घमंड और अहंकार है और जो अपने पति को तुच्छ समझती हैं। उन लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पति का सम्मान करो। भले ही वे तुमसे कम पढ़े लिखे ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें देवता बना कर रखो। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और इस बात को गांठ बांध लो कि कोई भी रास्ता का लड़का तुम्हें तुम्हारे पति के जैसा प्यार नहीं दे सकता है। काश मुझे यही शिक्षा पहले मिली होती तो आज मेरे पति भी जिंदा होते। मैं आज भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ कि काश मैं कॉलेज आते जाते समय किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं आज भी अपने पति अजय के बारे में सोचती हूँ तो सोचती ही चली जाती हूँ कि वे कितने महान थे, जिन्होंने अपने सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देने के लिए अपने पूरे जीवन को बदल डाला। मगर हाय रे उनकी किस्मत कि अपने जीते जी वे अपने मुख से वही सरप्राइज अपनी पत्नी को दे भी न सके। उनकी उदारता को तो देखिए कि उनकी बेइज्जती करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वे सिर्फ अपनी सारी संपत्ति ही मेरे लिए लिख कर नहीं गए, बल्कि मेरी दूसरी शादी के लिए भी लिख कर गए। कितना निश्चल प्रेम था उनका मेरे प्रति। काश मैं उनके यह निश्चल प्रेम को पहले जान पाती। मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।